हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना एक वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 127 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पील कमीशन आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के बाद हमें पील कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, टू लुक इनटू द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया। यानी हिंदुस्तान के जो मिलिट्री थे तो वो मतलब उसके काम काज उस चीज़ों को देखने के लिए क्या किया, उस तरह से हमने इस कमीशन को बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 3 ऑप्शन आपके पास, तो बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। पहला है टाउन प्लानिंग, सेकेंड है यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स और थर्ड है स्क्रिप्ट ऑन सेल्स। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही सही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था, सबको पता है। इवन स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स थे, यानी जैसे हम आजकल बाट यूज़ करते हैं, यानी कि जो किसी चीज़ को तौलने के लिए जो लोहे का वो होता है तो उसको भी तब इस्तेमाल किया जाता था। और स्क्रिप्ट्स यानी सील वगैरह पे जो स्क्रिप्ट्स भी लिखे जाते थे, जैसे बहुत फेमस पशुपति सील है या यूनिकॉर्न वाला है, तो काफ़ी सारे ऐसे जो कि फेमस रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज और आर नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पहला है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, यानी जो हमारे पश्चिमी तटीय इलाका है जिसके लिए कोस्टल प्लेन बोलते हैं, तो वो सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का एग्जाम्पल है। सबमर्ज यानी कि धंसा हुआ नीचे की तरफ। सेकंड है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, यानी जो हमारी पूर्वी कोस्टल प्लेन है, तटीय इलाके हैं, वो नेचुरल कंडीशंस यानी कि प्राकृतिक वो माना जाता है पोर्ट्स एंड हार्बर्स के लिए। देखिए जो पोर्ट्स होते हैं जहाँ शिप्स वगैरह खड़ी होती है वो 2 तरीके की होती हैं। एक तो मैन मेड होता है जो इंसान खुद बनाता है, और एक नेचुरल होता है, यानी वो कहीं ना किसी तरीके से नेचुरली ही वो मतलब उसी में काम आ जाते हैं। तो जो ईस्टर्न वाला है, ऑप्शन कह रहा है कि जो ईस्टर्न वाला है वो नेचुरल है। थर्ड है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर ब्रॉडर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी जो हमारी पश्चिमी तट है वो पूर्वी के मुकाबले काफ़ी चौड़ी है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा आंसर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 एंड 3 ओनली, यानी कि दूसरा और तीसरा, पहला वाला सही है। बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो कि डूबने की वजह से जो ये काफ़ी नैरो है, चौड़ा नहीं है, मतलब पतला है अगर हम पूर्वी तटीय इलाके की बात करें तो, और इसी वजह से नेचुरल कंडीशंस बन जाती है पोर्ट्स एंड हार्बर्स के लिए। सेकेंड है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ब्रॉडर एंड इज एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्टल। जैसा कि पहले ही ऑप्शन बता दिया हमें कि जो वेस्टर्न है सबमर्ज है इसलिए वो नैरो है, तो वेस्टर्न नैरो है तो ईस्टर्न ऑटोमेटिकली ही ब्रॉडर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। सेकंड है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी अ मोनार्क। तो पहला जो कह रहे हैं स्टेटमेंट की प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, यानी जहाँ राष्ट्रपति वाला सिस्टम होता है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर को यानी अपनी संसद को अकाउंटेबल होता है। वहीं जो दूसरा वो ये कह रहे हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारी संसद जिसको बोलते हैं, जहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा प्रधानमंत्री होता है, तो वैसे ऐसे सिस्टम में जो हेड होता है वो मोनार्क नहीं होता है। मोनार्क मतलब राजा।
तो इसका सही आंसर है बी, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही है। मोनार्क जो होता है वो हमारा एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है इनका, ब्रिटेन का। वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो जनरली मोनार्क होता है, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ वगैरह लोग हैं, तो वो लोग होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हेयर कट। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें एक शब्द काफ़ी इस्तेमाल होता है, हेयर कट। तो आपको बताना किस चीज़ से ये जुड़ा हुआ है। तो उसका सही आंसर है ए, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द असेट यूज्ड एज कोलेट्रल। जैसे कोई भी आप लोन लेते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो जो लोन का अमाउंट होता है और जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस सिक्योरिटी की, मतलब कीमत, जो भी ज़मीन या जो भी आपने गिरवी रखा हो, तो उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हेयर कट बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जनरल से चीज़ है, बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is or are the difference between सल्तनत एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है दोनों तीनों में मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि डिफरेंट है सल्तनत और मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। पहला है चारबाग स्टाइल, दूसरा है पेट्रा ड्यूरा ऑर्नामेंट। पेट्रा ड्यूरा मतलब जो सजावट के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो वो छोटे छोटे मार्बल यूज़ किए जाते हैं अलग अलग रंग के, ताकि वो सुंदर दिखे, तो उसको पेट्रा ड्यूरा ऑर्नामेंट बोलते हैं। थर्ड है यूज़ ऑफ रेड सैंडस्टोन, यानी कि लाल पत्थर। तो आपको बताना कौन सा सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही सही है। जो रेड सैंडस्टोन है वॉज यूज्ड बाय बोथ, ये दोनों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि सल्तनत पीरियड में भी इस्तेमाल किए जाते थे काफ़ी, और मुगलिया पीरियड में भी काफ़ी इसको इस्तेमाल किया गया है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे सल्तनत में हमारा कुतुब मीनार है, और मुगल में सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारा लाल किला ही है। तो इस तरह से ये दोनों में इस्तेमाल किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018। 2018 के मुताबिक जो टाइगर पॉपुलेशन हुआ इंडिया में, उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ क्रॉस्ड 3000, यानी इंडिया में लगभग जो बाघों की संख्या है वो 3 पॉपुलेशन जनसंख्या उनकी वो 3000 को पार कर चुकी है। वहीं जो दूसरा स्टेटमेंट वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश हैज़ मोर नंबर ऑफ टाइगर देन एनी अदर इंडियन स्टेट, यानी मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो किसी दूसरे अगर कंपेयर करके दूसरे राज्य से तो सबसे ज़्यादा है। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, पहला वाला गलत है। 3000 के पार नहीं हुआ बल्कि 3000 के लमसम में पहुंच चुका है। इंडिया में टोटल बाघों की संख्या लगभग 2967 टाइगर है, और लगभग 4 साइकिल में इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, लगभग 33% ये लोग बढ़े हैं। Prime Minister who released the figure of the tiger estimation said that the India has achieved the target of doubling the tiger population 4 years before the deadline। जो डेडलाइन तय की गई थी, जो तय सीमा मतलब समय सीमा जो तय की गई थी उससे 4 साल पहले ही इंडिया ने इस चीज़ को अचीव कर लिया है। और उसको प्रधानमंत्री ने इसलिए बताया क्योंकि इस जो मतलब इसका जो कमेटी गठन होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये किस चीज़ मतलब क्या मेजर करने के लिए होता है, आपको बताना है। आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है सी, पॉपुलेशन से इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कितने जो पॉपुलेशन एक्वाटिक इकोसिस्टम का उसकी पॉपुलेशन कितनी है ये आपको बताता है।
जो BOD is the amount of dissolved oxygen needed or demanded by aerobic microorganism to break down the organic material present in a given water sample। कहने मतलब जो BOD है ये एक डिजॉल्व ऑक्सीजन है, यानी घुलनशील ऑक्सीजन है, जो कि जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, यानी वो माइक्रोब्स जिनको ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो ताकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करके यानी तोड़ के उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें, तो उसी को BOD मतलब बोलते हैं। हाईली पॉल्यूटेड वाटर विल हैव अ हाई लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी जितना ज़्यादा गंदा होगा BOD की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो जाता है, इसलिए BOD की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to radio frequency identification RFID tags and barcodes, consider the following statement। पहला है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग्स कैन नॉट ऑपरेट बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट वेयर एज अ बारकोड कैन। यानी जो RFID टैग होती हैं वो एक सर्टेन एरिया डिफाइन होता है कि इसके बाद वो काम नहीं करता है, जबकि बारकोड की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड है अनलाइक द बारकोड्स RFID टैग्स हैव अ रीड राइट मॉडिफाई कैपेबिलिटी। बारकोड की अगर बात करें तो उसमें उसको रीराइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन RFID टैग होता है उसको हम रीराइट कर सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B2 ओनली, पहला वाला गलत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो RFID टैग होती है यानी कि जो फास्ट टैग जिसको गवर्नमेंट अभी लगा रखा है सबकी गाड़ियों पे, ताकि जो टोल वगैरह पे वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक ना लगे, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत हाईली डिमांड में है, कॉन्ट्रोवर्सीज़ में काफ़ी रही हैं, और इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके और इसको याद कर लेना है, क्योंकि पक्का से पक्का आएगा क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है। RFID इन्वॉल्व्स अ टैग अफिक्स टू अ प्रोडक्ट, जैसा कि बताया मैंने कि 2000 बाइट का होता है, कार पे लगा होता है, जैसे आप पास जाते हैं तो स्कैन होता है और आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होकर आप टोल को पास कर लेते हैं। तो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाना है इसको, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अगर बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी ये जो मिनिएचर पेंटिंग का एक कह सकते हैं फॉर्म है, एक तरह के उसी के मिलता जुलती चीज़ें हैं। मिनिएचर मतलब छोटे छोटे जो पेंटिंग्स बनाए जाते थे, जो अकबरनामा मेरे ख्याल से है वो मिनिएचर पेंटिंग का हिस्सा है। सेकंड है ओनली सेकुलर थीम्स आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग, यानी इस पेंटिंग में सिर्फ और सिर्फ सेकुलर चीज़ ही इस्तेमाल की जाती थी। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर धर्म या जाति या किसी समुदाय को लेके पेंटिंग नहीं बनाई जाती थी, सेकुलर थीम था, हर तरह हर धर्म के हर जात के लोगों के से जुड़ी उसमें चीज़ें होती थी। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, से पहला सही है। इट इज़ अ राजस्थानी स्टाइल ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी स्टाइल ऑफ आर्ट मतलब पेंटिंग है, जो कि 17वीं शताब्दी में काफ़ी प्रख्यात रही है। और सेकंड है मेन और सब्जेक्ट ऑफ दिस पेंटिंग आर कृष्ण लीला, रामलीला, 12 मासा, हंटिंग सीन्स ऑफ कोर्ट फेस्टिवल। तो इस तरह की चीज़ें आप कह सकते हैं कि जितने सब्जेक्ट होते हैं सब इसकी पेंटिंग का हिस्सा था, क्योंकि बहुत ही फेमस रहा है। तो फ्रेंड्स इसके साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा जो लास्ट वीडियो था इन GS टेस्ट पेपर 126 जो उसका क्वेश्चन ऑफ द डे था वो आपको बता देते हैं उसका आंसर। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था डंकन पैसेज सेपरेट्स, जो डंकन पैसेज है किन 2 आइलैंड्स को बांटता है आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है C, लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी GS टेस्ट पेपर 127 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी टाइम इन द स्टेट लिस्ट in the national interest if a resolution to that effect is passed by the।
तो जो हमारा संसद है, तो अगर वो कोई पावर टू लेजिस्लेट है, यानी किसी कोई बिल है या संविधान में कुछ बदलाव करने हैं, तो उसके पास ये अधिकार है करने का, किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को। लेकिन कब कर सकता है? जब कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात हो। तो आपको बताना है कि ऐसा कब होगा, यानी कि 4 स्टेटमेंट है, किस सूरत हाल में ऐसा कर सकता है। पहला है लोकसभा बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, यानी लोकसभा की कोई सिंपल मेजॉरिटी हो टोटल मेंबरशिप को लेके। सेकंड है लोकसभा बाय ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, यानी जितने मेंबर होते हैं लोकसभा में तो उसके लगभग 2/3 से कम नहीं होना चाहिए ऐसा करने के लिए। थर्ड है राज्यसभा बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, यानी राज्यसभा चाहे तो अपने सिंपल मेजॉरिटी यानी 1/3 होता है जनरली, तो जितने भी उसके मेंबर होते उसके लगभग 1/3 हो तो भी हो सकता है। और लास्ट है राज्यसभा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट में है प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि टोटल मान लीजिए 545 मेंबर लोकसभा के तो सबका 2/3 नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग उस दिन जितने आए हैं उनमें से 2/3 से कम नहीं होना चाहिए तो ही ये पास होगा। तो उसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।